सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 9 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं कौन सी खबरें हमारी आगामी परीक्षाओं में रहेंगी महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर है बिल्किस बानो केस को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को वापस से जेल भेजने का ऑर्डर दिया है या उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का ऑर्डर दिया है, जिनको गुजरात सरकार ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के चर्चित बिल्किस बानो मामले में सभी 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को सोमवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति BV नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जल भुइया की पीठ ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। पीठ ने गुजरात सरकार का माफ़ी का आदेश खारिज करते हुए कहा कि छूट पर फैसले महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सरकार सक्षम नहीं थी। मेरे साथियों, यहाँ बात कर रहे हैं 432 सेक्शन CRPC की, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को रेमिट, जिसे हम कहते हैं, या फिर सस्पेंड किसी भी व्यक्ति के दोषी पर लगे हुए आरोपों को, पूरे मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया है कोई धारा के अंतर्गत, तो या तो उसको पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं या फिर उसके सज़ा को कम करा सकते हैं, आ कहते हैं। तो ये बिल्किस बानो के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर रही है। वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी इस चीज़ को लेके। आगे चलते हैं। मालदीव के राजदूत, अब फिर से यहाँ पे मुद्दा जो लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का है वो डिप्लोमेटिकली गर्माता जा रहा है। कारण क्या है? कारण है कि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इजराइल को लपेटते हुए कुछ बयान दिए थे, जिसको लेके उनको वहाँ से बहुत ही बैकलैश भी झेलने को मिली। तो उसी संदर्भ में मालदीव के राजदूत साहब को बुलाया गया और उनको समझाया गया होगा, जो भी अंदर बैठा के। मगर एक चीज़ जो मालदीव को भी क्लियर हो चुकी है कि मालदीव महज 5 लाख की आबादी वाला टापू है, जिसकी ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई प्रोडक्शन। ये टूरिज़्म से अपनी अर्निंग करता है, टूरिज़्म के दम पे ये डॉलर्स कमाता है, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करता है। इंटरनेशनल बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसीज़, कॉरपोरेट हाउसेस के दम पे टूरिज़्म इंडस्ट्री आज बहुत ही आगे बढ़ी हुई है। और उनको अब ये ख़तरा दिखने लग गया है कि भारत से पंगा लेना गलत मोल लिया। जरा से टूरिस्ट अगर लक्षद्वीप शिफ्ट हो गए या फिर लक्षद्वीप की तरफ ही अपना छुट्टियां बिताने लगे, मालदीव्स की अर्थव्यवस्था डोल जाएगी। चलिए आगे आते हैं। पालतू कुत्ते अभिभावकों की भूमि में भी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मनुष्य के साथ अपनी वफादारी के लिए कुत्ते प्राचीन काल में से मशहूर रहे हैं। कुत्ते सिर्फ वफादारी नहीं होते, बल्कि सदियों से इंसानों के साथ काम करते आ रहे हैं। ये मनुष्य के साथ शिकार करने में, भेड़ बकरी ऐसे पशुओं को चराने और पुलिस व सुरक्षाकर्मियों को खोज में एवं बचाव कार्यों में मदद करते हैं।
संरक्षण करने वाले कुत्ते मुख्य रूप से दो श्रेणियों में आते हैं, संरक्षक कुत्ते और खोजी कुत्ते। संरक्षक कुत्ते कमजोर प्रजातियों के शिकारियों से रक्षा करते हैं, जबकि खोजी कुत्ते ग्रहण की अपनी शक्तिशाली क्षमता का उपयोग करके संबंध लक्ष्यों का पता लगाते हैं। कई वर्षों में कुत्तों ने दुनिया भर में संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। दुनिया भर के संरक्षण में काम करने वाले कुत्ते विश्व धरोहर सूचीबद्ध द्वीपों व एंटार्कटिका का संरक्षण, वन्यजीव खोज व बचाव, अभिभावकों के रूप में कार्य करना, भूमि व जल का पर खरपतवार उन्मूलन में अग्रणी, पवनचक्की फार्मों की निगरानी इत्यादि में काम आते रहे हैं। देखिए, डॉग्स की इम्पोर्टेंस जो है वो तो हमेशा बनी रही है और हमेशा रहेगी भी, मगर जो डॉग्स होते हैं इनका ओवरऑल बहुत से क्षेत्रों में योगदान है। जैसे कि हम साइकोलॉजी से बात करें तो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जिन लोगों के पास डॉग्स होते हैं उनका सोशल वेलफेयर, उनका सोशल बीइंग, उनका मेंटल स्टेटस जो होता है, मेंटल बीइंग उनकी, वो खुश रहते हैं। इसलिए डॉग्स की इम्पोर्टेंस हर स्तर पे हमारे मानव जीवन में बरकरार है। चलिए हम अपने आर्टिकल्स पर जाते हैं। अर्थव्यवस्था और पारिवारिक वित्तीय नियोजन, फैमिली प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स। जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय नियोजन महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार परिवार की अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण घटक है। परिवार, देखिए, फाइनेंशियल मैनेजिंग है ना, ये बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी परिवार में, किसी अर्थव्यवस्था में। वैसे तो वित्तीय नियोजन सभी आय वर्ग के लिए ज़रूरी है, लेकिन मध्य वर्ग के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इस वर्ग की आय सीमित और लगभग स्थिर होती है। उसको इसी आय में अपना जीवन यापन करना होता है। एक सुदृढ़ वित्तीय नियोजन परिवार के भविष्य के लिए सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराता है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होगी हमारी, वो हमारे पारिवारिक खर्चे, हमारे पारिवारिक जितनी भी फ्यूचर एम्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, उसमें अहम रोल प्ले करता है। वित्तीय नियोजन परिवार के दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक योजना बनाने में सहायता करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्लानिंग है आगे फ्यूचर की, चाहे वो घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, या बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाना हो, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। परिवार के मुखिया के असामयिक निधन की दशा में परिवार के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से परिवार का उपयुक्त बीमा कवरेज होना आवश्यक है। मतलब कि हमारा जो है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। परिवार के मुखिया को व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी लेने के अलावा जीवन साथी की और एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी भी लेना चाहिए, जिसके माध्यम से दोनों को बीमा सुरक्षा मिल सके। एक कुशल बीमा एजेंट या वित्तीय सलाहकार से इस मामले में उपयुक्त सलाह ली जा सकती है। अपने पर आश्रित माता पिता के पास जीवन बीमा है या नहीं, यह पता लगाकर इस पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए कि अगर उनकी पॉलिसी है तो उनके जीवन निर्वाह या उनके ना रहने पर खर्चों की पूर्ति में वह किस हद तक सहायक हो सकती है, यह देखना चाहिए। देखिए, हमको ओवरऑल जाना ज़रूरी है कि हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, जो एक मेन मेंबर परिवार में होता है, उसके ऊपर उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके साथ में उसकी वाइफ होती है या हस्बैंड होते हैं, इनके अंडर बच्चे होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें इन सारे पहलुओं का ध्यान रखना होता है। क्या हमारे पेरेंट्स के पास, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोन है स्वास्थ्य बीमारियों के, प्रोन का मतलब कि उनकी उम्र को देखते हुए स्वास्थ्य समस्याएं आना एक स्वाभाविक है, तो क्या उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ कवर है? क्या आपके जो जीवन साथी हैं उनके पास हेल्थ पॉलिसीज़
या इंश्योरेंसेस हैं, ताकि वो भी सुरक्षित रहें? क्या उस मेन व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और अन्य सेविंग पॉलिसीज़ हैं, जो कि उनके होने पे और उनके ना होने पे उनके परिवार को आर्थिक तौर पे सुरक्षित रखे, मजबूत रखे? मेरे साथियों, ये सब पॉसिबल है अगर वह व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, और फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही वह व्यक्ति अपने जीवन को सफलता के साथ जी सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई परेशानी आएगी तो वो कम से कम आर्थिक तौर पे तो मजबूत रहेगा ना, बाकी तो ईश्वर जाने। आ जाते हैं, बाकी कुछ खास नहीं इसमें। अपनी वित्तीय योजना की समय समय पर समीक्षा करना भी आवश्यक है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसके वित्तीय लक्ष्य बदलते रहते हैं, इसलिए वित्तीय लक्ष्य की समीक्षा करना और सबसे ज़रूरी खर्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विवाह, बच्चे का जन्म, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि जैसे अवसरों के लिए वित्तीय योजना की समीक्षा की जाती रहनी चाहिए। पदोन्नति, नौकरी छूटना, जल्दी सेवानिवृत्ति आदि किसी व्यक्ति की आय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति करियर में आगे बढ़ता है, उसे अधिक बचत करना और बचाए गए पैसे को सुरक्षित निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे नौकरी छूटना, वेतन में कटौती आदि जैसे जोखिमों के कारण भी वित्तीय लक्ष्यों को समायोजित करने की दृष्टि से वित्तीय योजना की समीक्षा आवश्यक है। जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए आगे देखते हैं। जीत और चुनौतियां। बांग्लादेश में हुए ताज़ा चुनावों के दौरान कम मतदाताओं और विपक्षी दलों की लगभग अनुपस्थिति को देखते हुए नतीजे बिल्कुल आकलन और उम्मीद के मुताबिक आए। इसमें अवामी लीग पार्टी को भारी जीत मिली है। शेख हसीना इस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, और बांग्लादेश के चुनाव में हमने देखा कि वैसे भी पार्टीज वहाँ बहुत कम है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई अर्थव्यवस्था है भी नहीं वो, और पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। ठीक है, पार्टी ज़्यादा क्यों होंगी जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो। दूसरी बात, अपोजिशन पार्टी भी वहाँ पर नामात्र कहने के मतलब की है, तो फिर से जीत गई हैं। गौरतलब है कि रविवार को हुए चुनावों में शुरू में बहुत कम यानी 27.15% मतदान हुआ, मगर बाद में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया, जिस पर सवाल भी उठे। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि वहाँ विपक्षी दलों के चुनावी बहिष्कार के आह्वान का खासा प्रभाव पड़ा है। देखिए, बांग्लादेश हमारे लिए डिप्लोमेटिकली और जियो पॉलिटिकली दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथियों, बांग्लादेश इंडिया के लिए हमने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ कई बार आपको कि क्यों बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। इसके अलावा वहाँ पर चुनाव हुए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि शेख हसीना गवर्नमेंट रही बराबर बरकरार, तो कम से कम उनका जो कहीं ना कहीं ट्यूनिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छी बनी रहती है। ठीक है, चाइना या बहुत सारे अन्य देश कई बार बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मगर शेख हसीना जी की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइन रहती है, जो कि डिप्लोमेटिकली भी हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। ये आर्टिकल बिल्किस बानो जी को लेके है। मैंने इस पे वेबसाइट पे ब्लॉग डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कानून में एक शब्द है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में एक और बार इस शब्द का इस्तेमाल करा है, कहा है कि सरकार माफ़ कर सकती है, वो उसका अधिकार है 432 CRPC के अंतर्गत, मगर ये जो भी काम करेगी इमोशन से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई इमोशन से डिसीजन नहीं लिया जाता है, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत लिया जाता है, कानून के दायरे में रहते हुए और कानून के राज में।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा लिया हुआ निर्णय कि 11 दोषियों को रिहा कर दिया जाए पूर्ण रूप से वापस ले लिया है, इसे खारिज भी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत फिर से इन पे कार्रवाई करी जाएगी और निर्णय आगे लिया जाएगा। महज सरकार के सोच लेने से ऐसा नहीं होगा। और ये बात भी कई अखबारों में जिक्र हुआ है कि सरकार ने कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त भी ये निर्णय लिया था। देखते हैं क्या रहता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आगे। फिलहाल उन 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर वापस से क्या तो कोर्ट में अपनी अपील डालनी पड़ेगी या जेल प्रशासन को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। अगला आर्टिकल है जलवायु संकट से निपटने के लिए असमानता को खत्म करना जरूरी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने उन समाजों में अधिक सफल होगा जहां हर किसी के पास वित्तीय, शारीरिक और समयबद्ध तरीके से बदलाव करने की क्षमता है। नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि असमानता से निपटने के लिए दुनिया को नेट ज़ीरो की ओर ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असमानता उन लोगों के विकास को रोकती है जो कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से कम करना है तो पूरे समाज को बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तभी ना इकोनॉमिकली हमको और सोशली एक ही प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ेगा किसी को, तभी हम ट्रांजिशन कर पाएंगे। ठीक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन बाधाओं को राजनीतिक मान्यता की कमी है जो लोगों के लिए अधिक जलवायु अनुकूल व्यवहार में बदलाव करना मुश्किल बना सकती हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि नीति निर्माता सुझाव समाज के सभी आय वर्गों में कम कार्बन व्यवहार के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए, है ना। रिपोर्ट के मुताबिक गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताएं कई तरीके से लोगों की कम कार्बन व्यवहार की ओर रुख करने की क्षमता को व्यवस्थित कर सकती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में खासकर यूके में घर को इंसुलेट या गर्म करना महंगा हो सकता है और सरकारी सब्सिडी आमतौर पर केवल घर मालिकों के लिए उपलब्ध है। किराएदारों का उन घरों पर बहुत कम नियंत्रण होता है जिनमें वे रहते हैं। यूके में बड़ी संख्या में पुराने खराब इंसुलेशन वाले घर हैं जिनमें गर्म करने के लिए नए बने घरों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं उपयुक्त सरकारी योजनाओं का सुझाव देते हैं जिनमें निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अपने घर के कार्बन उत्सर्जन को कम करना अधिक संभव बनाती है। देखिए बहुत सिंपल इसमें इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है? अगर हम चाहते हैं कि देश ग्रीन ट्रांजिशन करे, ग्रीन ट्रांजिशन मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, तो मेरे साथियों हमको ईवी टेक्नोलॉजी पे मार्केट में लाना पड़ेगा। अगर आप ईवी व्हीकल्स की बात करो, ईवी व्हीकल भी महंगे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश में सब जगह ईवी व्हीकल्स हो जाएं, तो पहली बात हमें इन्हें अफोर्डेबल करना पड़ेगा, वरना जो वर्ग इन्हें खरीद सकता है वो तो खरीदेगा और जो नहीं खरीद सकता है वो यूज़ करेगा फॉसिल फ्यूल बेस्ड वाली व्हीकल्स को, यानी कि पेट्रोल डीजल वाले धुआं करने वाले व्हीकल्स। तो देखिए असमानता तो हो गई ना। अगर हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है तो हमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो सुविधा प्रदान करनी ही है, और जो लोग नहीं कर सकते हैं उन्हें सब्सिडाइज करके प्रोवाइड कराना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का कामयाबी का। गवर्नमेंट की कामयाबी कैसे है? गवर्नमेंट ने जो लोग कच्चे चूल्हों पे गांव वगैरह में खाना पकाते थे, वो जो फूंक मार मार के नीचे बहुत सारा धुआं हो जाता था, सरकार ने इस प्रॉब्लम को देखा कि लोग जो गांव में खाना बनाते हैं चूल्हों पे, बहुत धुआं हो जाता है, कमरे में गैस घुटन हो जाती है। सरकार ने कहा सिलेंडर तो भैया मिडिल क्लास फैमिली के घर में आ ही रहा है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। भारत सरकार ने कहा कि भैया तुम भी सिलेंडर लो ना,
तो जब उस गांव के व्यक्ति ने कहा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है सरकार कि सिलेंडर हम महीने ले, हम सरकार ने सब्सिडी शुरू कर दी। देखा आपने, इसे कहते हैं समानता। अब जब उस गांव में, उस घर में सिलेंडर से खाना बनना शुरू हो गया तो क्या देखने को मिला कि जो पहले घर में धुआं धुआं हो जाता था वो धुआं धुआं बन के उड़ गया और अब घर में जलती है गैस। इससे सरकार ने पहली बात तो उस व्यक्ति के जीवन में एक नया विकास की ऊर्जा ले आए। दूसरी बात, सरकार ने ये भी सुनिश्चित करा कि इन्वायरमेंट में कम से कम धुआं हो। हेल्थ वाइज उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा ठीक हुआ है क्योंकि अब उसका कमरा धुएं से नहीं भरता है। और सोशली ये भी अपने आप को किसी बड़े घर या फिर किसी और घर के बराबर समझता है क्योंकि उससे घर में भी सिलेंडर है। मतलब देखिए समानता है। एक व्यक्ति जो खरीद सकता है, परचेजिंग पावर है, और एक व्यक्ति जो नहीं खरीद सकता है। सरकार ने समानता कैसे लाए? सरकार ने सब्सिडी देकर गरीब मध्यम वर्ग के लोग को ऊपर लाया गया और पूरे समाज को एक बराबर कर दिया। तो ऐसे ही अगर हमको पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देना है तो सरकार को पहली बात तो असमानता ख़त्म करनी होगी। अब अगर सरकार यही कह देती कि भैया जो कमाएगा वो सिलेंडर लेगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं लेगा, तो फिर सालों साल लग जाते। चूल्हों पे चूल्हे वाली गैस पे खाना बनता, जिससे धुआं होता है बहुत, कच्चे कंडे जलाए जाते हैं, तमाम घास और जलाई जाती है और स्वास्थ्य की समस्याएं होती ही होती हैं। साथ साथ सामाजिक विकास भी वहीं रुका रह जाता। तो सरकार जहां असमानता ख़त्म कर देती है वहीं पे विकास शुरू हो जाता है और जलवायु परिवर्तन में यह बहुत ज़रूरी है। आगे आगे देखते हैं बाकी आर्टिकल्स, आप भी देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा ताकि कम से कम समय में आपका मेन चीज़ निकल है। बाकी तो अखबार खुद से पढ़ना ही चाहिए, पूरा अखबार पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका खुद का नॉलेज डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। हम सिर्फ आपकी पढ़ने में सहायता करते हैं ताकि मेन आर्टिकल्स को कवर कर सकें। हाल ही में हमारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो क्रिस्टोफर नोलान जिन्होंने ओपनहाइमर मूवी बनाई, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाई हैं कामयाबी वाली जो कि हिट रही हैं, उन मूवी से डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। उन्हें ओपनहाइमर मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, क्रिस्टोफर नोलान को। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।